नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा बहुत दिन से मानव प्रजनन तंत्र चल रहा है। इसमें हम ऑलरेडी 11 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिए। आज हम 12वां क्लास करने वाले हैं और ये सेकेंड लास्ट क्लास है रिप्रोडक्शन सिस्टम का। इसके बाद ये हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 13 क्लास होने के बाद ये रिप्रोडक्शन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि आगे आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। आप में से जिनका भी जिस भी चैप्टर का ज़्यादा कमेंट रहेगा, हम उसी के हिसाब से जो अगला क्लास हमारा होगा, यानी 13 क्लास के बाद 14वां क्लास होगा, यानी 14वां नहीं कर सकते कि अगला जो क्लास होगा उसमें हम आप ही के हिसाब से जो कमेंट में आएगा हम वही चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने 3 चैप्टर कवर कर लिया। सबसे पहला जो हमने कवर किया था वो डाइजेस्टिव सिस्टम था। उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म किया, यानी कि श्वसन तंत्र। और उसके बाद आज हम ये रिप्रोडक्शन सिस्टम का ये सेकेंड लास्ट है और कल इसका लास्ट वीडियो होने वाला है। तो उसके बाद आपको कौन सा पढ़ना है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो इसमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो रेलवे का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है हम उन्हीं को करने वाले हैं। और इसमें लगभग हमने अभी तक में लगभग 60-65 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में 26 तारीख को, यानी कि 10वां महीना में 2018 में ये पूछा जा चुका है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो है अंडाशय है और यहाँ अंडाशय में निकलता है अंडा, यानी अंडा रिलीज होता है जिसे हम एग कहते हैं। और उस एग को जो है यहाँ गर्भाशय तक कौन लाता है। तो आपको एक ही नली दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसे हम फेलोपियन ट्यूब या हिंदी में फेलोपियन नली कह देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ना तो फेलोपियन ट्यूब था ना फेलोपियन नली था, क्वेश्चन में है बीज वाहिका। तो आपको सही आंसर है बीज वाहिका। इसलिए जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है, तो आप उसको आप कभी कभी इंग्लिश में भी करके देख सकते हैं। तो ये बीज वाहिका की जगह पे फेलोपियन ट्यूब लिखा रहेगा। लेकिन बीज वाहिका में काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में उसे बीज वाहिका भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को हिंदी में हम बीजांडासन भी कहते हैं। तो ये काफ़ी उटपटांग नाम लगता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आप प्लेसेंटा एक बार में समझ सकते हैं कि वो पोषण देने के लिए आवश्यक है। तो उसी तरह से ये जो बीज वाहिका है इसका इंग्लिश नाम फेलोपियन ट्यूब ही होता है। तो यही है, यहाँ से जो अंडा रिलीज हुआ तो उसके बाद ये फेलोपियन ट्यूब जो है अपने फिमड़ी की मदद से, यहाँ पे उंगली जैसी संरचना पाई जाती है जो अंडे को रिसीव करता है, और उसके बाद ये फिमड़ी की मदद से ये धीरे धीरे अंडा जो है इस तरह से सीधे सीधे घिसकते घिसकते ये पहुंच जाता है गर्भाशय में। तो यहाँ वही कह रहा है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक कौन लाता है, तो वो बीज वाहिका हो जाएगा। मूत्रवाहिनी से कोई मतलब ही नहीं, ये मूत्र त्याग के लिए होता है। और शुक्रवाहिका जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, जिसमें शुक्राणु यानी कि वृषण से लेकर के जो है प्रोस्टेट वगैरह सब में जाता है। उसके बाद ये गर्भाशय ग्रीवा की बात करें तो ये गर्भाशय ग्रीवा है और इसमें अंडाशय से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो सिर्फ भ्रूण ही, जो भ्रूण बनने के बाद जो एक विकसित बच्चा होता है वही इस गर्भाशय ग्रीवा में ट्रेवल करता है, यानी कि जब वो उसका डिलीवरी के समय होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीज वाहिका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखा जाता है। देखिए ये गर्भ निरोधक एक विधि है कॉपर टी। जैसे कि ढेर सारे विधि है, जैसे कि पुरुष के लिए कंडोम है, उसी तरह महिलाओं में गोली है, मतलब जो पिल्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनके द्वारा भी गर्भ निरोधक किया जाता है। और साथ ही साथ एक कॉपर टी भी है जिसके द्वारा भी गर्भ निरोध किया जाता है। ये कॉपर टी का कार्य क्या होता है कि महिलाओं के जो है गर्भाशय में इसको स्थापित कर दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु का मोटेलिटी है, यानी उसका जो गति है, उसका जो क्षमता है, वो नष्ट हो जाता है इसमें कॉपर की वजह से। तो वो जो है प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो इसलिए कॉपर टी का उपयोग किया जाता है प्रेगनेंसी से बचने के लिए, यानी कि गर्भ धारण करने से बचने के लिए। वो कॉपर जो है शुक्राणु का जो भी एक तरह से क्षमता कह सकते हैं उसे निष्क्रिय कर देता है। तो यहाँ कह रहा है उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखा जाता है। तो इसको प्रयोग किया जाता है ये गर्भधारण से बचने के लिए। तो इसको गर्भ निरोध, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। ये गर्भ निरोध के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी गर्भ ना हो इसलिए प्रयोग किया जाता है। संभोग विधि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ना तो गर्भधारण ये निषेचन। तो ये गर्भ निरोध के लिए प्रयोग किया जाता है, कॉपर टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, नर प्रजनन तंत्र में कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो एक बच्चे में जो गुण आता है वो उनके माता पिता से ही जीन के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, आनुवांशिक गुण। तो वो जब तक एक उसके कुछ ट्रांसफ़र होना होगा, जैसे कि मुख्य आनुवांशिक गुण, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा शुक्राणु। क्योंकि शुक्राणु ही एक ऐसा
सेल है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में यानी मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। बाकी ये मूत्रवाहिनी की बात करती है, कहीं ट्रांसफ़र तो नहीं होता। ये जिसके मूत्रवाहिनी जो मेल बॉडी में, वो मेल बॉडी में ही रहेगा, जो फीमेल बॉडी में है फीमेल बॉडी में ही रहेगा। तो ये बच्चों में कैसे पहुँच सकता है? तो ये शुक्राणु ही होगा जो कि एक मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जाता है, और उन्हीं शुक्राणु में जो है उसके डीएनए में अनुवांशिक गुण पाया जाता है। ठीक है, और प्रोस्टेट से कोई मतलब नहीं, ये मेल प्रजनन तंत्र का हिस्सा है जो शुक्राणु को कुछ सहायता प्रदान करता है। अंडकोश जो है ये मेल प्रजनन तंत्र का हिस्सा है जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर शुक्राणु हो जाएगा। ये शुक्राणु ही है जो अनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। प्रसव पीड़ा से मतलब यही है जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय जो उस महिलाओं को जो पीड़ा होता है वो होता है प्रसव पीड़ा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है प्रसव पीड़ा के समय, यानी कि बच्चे को जन्म देते समय जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, वो किस कारण से होता है? तो जीन का मुक्त होना, तो ये गलत है। जीन का मुक्त होना से मतलब क्या है? ये जो शुक्राणु की मदद से डीएनए में जो जीन पहुँचता है, ये अनुवांशिक पदार्थ है, तो ये तो नहीं होगा। अंडाशय, तो अंडाशय से कोई मतलब नहीं है। जब बच्चे एक भ्रूण जो है पूर्ण विकसित हो चुका है, वो बच्चा का रूप ले लिया है, तो अंडाशय से इसका कोई संबंध नहीं है। गर्भाशय और उदर के निचला भाग, हालांकि उदर का निचला भाग भी सही है क्योंकि ये उदर के निचले भाग में ही पूरा का पूरा गर्भाशय और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो फीमेल बॉडी का है, ये सब कुछ स्थित होता है। लेकिन खास करके ये जो गर्भाशय है जहाँ पे यहाँ पे बच्चा जो विकसित हो रहा था, तो इन्हीं की दीवार में इन दीवारों में जो है संकुचन होने लगता है, जिस वजह से ये बच्चा जो है धीरे धीरे शरीर से बाहर आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा गर्भाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है कि गर्भाशय की ये जो दीवार है, ये तीनों दीवार जो है, इन्हीं दीवारों में संकुचन की वजह से जो है प्रसव पीड़ा होता है, यानी कि जो उसका दर्द होता है वो बच्चे के जन्म देते समय वही होता है। तो उसका मेन कारण है ये गर्भाशय की दीवार। ठीक है, तो इसका सही आंसर गर्भाशय हो जाएगा, जिसके संकुचन की वजह से एक बच्चा पैदा होता है और प्रसव पीड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास, यानी कि मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये तो हर कोई जानता होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 9 महीने लगते हैं एक पूर्ण विकसित बच्चा को होने में और वो जन्म लेने में। तो उसे 9 महीने का समय लगता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जहाँ पे 8 महीने और 10 महीने भी लग जाते हैं। अपवाद की स्थिति में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो 10 महीने भी हो सकता है या फिर कुछ कम समय भी हो सकता है, यानी 8 महीने भी हो सकता है। तो कहीं कहीं 10 और 8 भी हो सकता है, लेकिन जो एक 18 नहीं होगा, 8 होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 9 महीने ही है। तो आपको सही आंसर है 9 महीना। ये तो लगता है सबको जवाब आता ही होगा। और हाँ, एक बात, आज ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम एक क्लास और करने वाले हैं ये प्रजनन तंत्र का। उसके बाद हमारा प्रजनन तंत्र समाप्त हो जाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अगले क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा चैप्टर आप शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।